कुछ डाउट्स आपके स्टडी मटेरियल में आए हैं, उन डाउट्स को मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला डाउट है कि आप 7.5 पेज नंबर पर आए। 7.5 पेज नंबर, वहां पर लिखा हुआ है सेक्शन 80AC। सेक्शन 80AC, इस सेक्शन को हमें याद नहीं रखना है। ये कोई डिडक्शन का चैप्टर नहीं है, डिडक्शन का सेक्शन नहीं है। ये सेक्शन सिर्फ ये बता रहा है कि फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम ऑन और बिफोर ड्यू डेट मैंडेटरी फॉर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अंडर द हेडिंग C डिडक्शंस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन इनकम। ठीक है, मतलब मैंने आपको पहले भी कहा कि जो हमने चैप्टर 6A में जितने भी डिडक्शंस पढ़े वो दो पार्ट में पढ़े, मैंने आपको बताए थे। उसमें से एक पार्ट में हमने एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट बेस्ड डिडक्शन पढ़े और दूसरे पार्ट में हमने इनकम बेस्ड डिडक्शन पढ़े, इनकम बेस्ड। तो मेरे वीडियो में फोर्थ पार्ट जो है वो इनकम बेस्ड डिडक्शन का है। वहां पर मैंने आपको कुछ सेक्शंस बताए, तो उन सेक्शंस में से मैंने सिर्फ 4 बताए आपको, QQB, RRB, TTA और TTB, बस 4 बताए। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्शंस हैं। ठीक है, वो सेक्शन यहां लिखे हुए हैं और ये बात उन सेक्शन से रिलेटेड है। कौन कौन से सेक्शन, तो आप देखें इसी पेज पर नीचे एक टेबल दे रखी है। 80IA, IAB, IAC, IB, IBA, IC, IE, ये सब दिए हुए। ठीक है, JA, AA, LA और नेक्स्ट पेज पाएंगे PA, QQB, RRB, इतने सारे सेक्शंस दे रखी है। और इसी के ठीक नीचे, इस टेबल के ठीक नीचे आपको एक नोट लिखा हुआ मिलेगा, दिख रहा है? ये नोट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना। द डिडक्शंस अंडर चैप्टर 80IA टू 80IE, 80JA, LA, PA in respect of certain income will be dealt with in detail at final level। तो ये सारे आपके कोर्स में नहीं है, ये मैंने 4th नंबर वीडियो में बोल भी दिया था, कहा भी था कि अपन मॉड्यूल से एक बार चेक कर लेंगे। मॉड्यूल में और क्लियर हो गया कि सारे सेक्शंस आपके कोर्स में नहीं। तो यहां क्लियर लिखा IA से लेकर IE तक, यानी IABCDE ये सब नहीं है, PA नहीं है। ठीक है, QQ भी है आपके कोर्स में, वो मैंने समझा दिया। RR भी आपके कोर्स में है, वो मैंने समझा दिया। JA आपके कोर्स में नहीं है, JJA देखो वहां लिखा है, उसी नोट में लिखा है, लेकिन JJA आपके कोर्स में, ये मैं समझाऊंगा। तो मैंने ये सेक्शन छोड़ रखा है, मैंने कहा भी था कि 80G, GG और J, ये 3 से छोड़ रखे हैं। ठीक है, तो ये बात अपने क्लियर हो गई यहां पर कि हमने जो सेक्शन पढ़े हैं वो फुल एंड फाइनल है, एग्जॉस्टिव लिस्ट है, हमें इसके अलावा हमारे कोर्स में और कोई सेक्शन नहीं पढ़ना है। अब क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखें इसी नोट के नीचे, वो इसी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया था। उसमें इसमें लिखा हुआ है, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट फॉर ग्रांट ऑफ डिडक्शन अंडर 80IB। फाइलिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट इन प्रेस्क्राइब फॉर्म इज मस्ट फॉर कॉर्पोरेट एसएससी। फाइलिंग ऑफ रिटर्न विद इन ड्यू डेट laid down in section 139(1) is not required। और B पॉइंट है, फाइलिंग ऑफ बिलेटेड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4), बिलेटेड मींस ड्यू डेट के बाद, ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विल डिबार एन एसएससी फ्रॉम क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 80IE। तो पहली बात तो ये कि ये सेक्शन तुम्हारे कोर्स में ही नहीं है, मैंने भी हाल ही कहा। फिर भी इसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन बना दिया है, तो वो इलस्ट्रेशन डिटेल नहीं बनाया, सिर्फ उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि क्या इन सेक्शंस में डिडक्शन लेने के लिए ऑडिट रिपोर्ट और फाइलिंग ऑफ रिटर्न मैंडेटरी है। तो यस, आंसर है यस। इसमें ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ITR, इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट मैंने आपको कई बार बीच में भी कही, जुलाई रहती है या सितंबर रहती है। जिनका ऑडिट नहीं होता उनके लिए सितंबर, और जिनका ऑडिट होता उनके लिए, सॉरी, जिनका ऑडिट नहीं होता उनके लिए जुलाई, और जिनका ऑडिट होता उनके लिए सितंबर। तो यहां मैक्सिमम केस में ऑडिट कंपलसरी मैंडेटरी, इसलिए सितंबर लास्ट डेट रहती है। तो अगर आपने ड्यू डेट तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो यू कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80IA, IB, IC, ID, IE, ये जितने भी सेक्शन है। और इन सब के बारे में मैंने आपको सबसे टॉप पर 7.5 पेज नंबर पे एक पैराग्राफ पढ़ाया। तो ये इलस्ट्रेशन अगर आपको करना है तो इस इलस्ट्रेशन के लिए आप 7.5 नंबर पेज के सबसे टॉप लाइन पढ़ लेना। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि ये 80IA, IB सेक्शन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, इसका डिटेल पढ़ने मत बैठ जाना। मैंने तो इंस्टीट्यूट का लिखा हुआ बता दिया ताकि आपको पूरा यकीन हो जाए। ठीक है, एक डाउट ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 से निकाल रहे हैं सभी लोग। ठीक है,
बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर ए इज 1 लाख। बेसिक सैलरी ऑफ मिस्टर ए, पेज नंबर है आपका 7.24, इलस्ट्रेशन नंबर 4, स्टडी मटेरियल। बेसिक सैलरी 1 लाख पर मंथ। ही इज एंटाइटल्ड डीएनएस अलाउंस which is 40% of basic salary. 50% of DS form part of pay for retirement benefits. It means it is conditional. Both Mr. A and his employer ABC contribute 15% of basic salary to pension scheme referred to in 80CCD. Explain the tax treatment. ये वाला क्वेश्चन तो सिंपल है। मैं आपको 80CCD का क्वेश्चन भी करवा चुका हूं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर चुका हूं। फिर भी अगर किसी को डाउट आया है तो आप 2 मिनट के लिए सुन लें फटाफट से, ठीक है। हम डाउट के लिए बड़ा वीडियो नहीं बना सकते, शॉर्टकट बनाते हैं। तो मैंने बताया था आपको, एक तो एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन के बारे में। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन पे आपको अंडर सेक्शन 80CCD1 डिडक्शन मिलता है, लेकिन मैक्सिमम कितना होता है? वो मैक्सिमम होता है आपका 10% ऑफ सैलरी होता है। कितना होता है? 10% ऑफ सैलरी। और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है तो 20% ऑफ GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। तो फिलहाल तो सैलरीड एम्प्लॉय है, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी मीन्स क्या? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी उसकी है 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से। 1 लाख रुपए पर मंथ से 12 लाख रुपए तो बेसिक सैलरी हो गई, प्लस डीए कंडीशनल कितना? तो 12 लाख का 40% डीए मिलता है। 12 लाख का 40% डीए मिलता है। 40% ऑफ 12 लाख मतलब 4,80,000। और इस 4,80,000 का 50% यानी आधा कंडीशनल होता है। तो आधा कंडीशनल होता है मीन्स 4,80,000 का आधा हो जाएगा आपका 2,40,000, ठीक है। तो सैलरी हो गई यहां पर, सैलरी इक्वल टू हो गई 12 + 2 मीन्स 14,40,000। ये सैलरी हो गई। और सैलरी का 10% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं होगा। तो 80CCD में उसको मैक्सिमम डिडक्शन जो मिलेगा वो इसका 10% मिलेगा, मीन्स 1,44,000। लेकिन उसने कंट्रीब्यूट तो कितना किया? उसने कंट्रीब्यूट तो 15% किया। 15% किया, 15% किया इसका कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये कि उसने कंट्रीब्यूशन 1,44,000 से तो ज्यादा किया, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है? तो 15% कंट्रीब्यूशन उसने किया 1,80,000 रुपए का। 15% कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 1,80,000। तो इस 1,80,000 में से आपने 144 डिडक्शन दे दिया। क्या बचे हुए 36,000 का डिडक्शन वो कहीं और ले सकता है? तो यस, हमने एक और सेक्शन पढ़ी 80CCD1B, उसमें वो एडिशनल डिडक्शन ले सकता है, एडिशनल अमाउंट 36,000, ठीक है। इस तरीके से उसको डिडक्शन मिल जाएगा। कितना तक ले सकता है? मैक्सिमम 50 तक। और होता तो और ले सकता था। अब आप प्रोविजंस ध्यान से पढ़ लेना, मैक्सिमम 50,000 एडिशनल मिलता है। ये वाला तो 1,80,000 की लिमिट में काउंट होता है। 80C, CCD1 ये 1.5 लाख रुपए तक काउंट होता है, याद आया। बट इसकी इंटरनल लिमिट है 10% ऑफ सैलरी। तो इससे हम 144 से ज्यादा नहीं ले सकते। 1.5 लाख नहीं ले पाएंगे। कितने ले पाएंगे? 10% से ज्यादा नहीं ले पाएंगे। बचा हुआ हम किस में ले लेंगे? 1B में मैक्सिमम 50,000 तक। लेकिन मैक्सिमम 50 बचा ही नहीं, 36 ही बच रहा है, तो 36,000 ले लेंगे। ठीक, क्लियर। 4th नंबर क्वेश्चन। जैसे मैंने कहा कि सेकंड थर्ड इजी थे, फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, 4th बता दिया, 5th से लेके आगे तक भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब एक 12th क्वेश्चन में आपको डाउट आ सकता है, तो 12th बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 12 देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 12, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो है आपका, क्या लिखा है उसमें? फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू ABCD। 4 सैलरीड इंडिविजुअल है, ठीक है। और चारों में क्या क्या लिखा हुआ है कि लोन टेकन, अमाउंट ऑफ लोन, एक ने 43, 45, 20, 15 ऐसे लोन ले रखा है। लोन टेकन फ्रॉम HFC, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट टेकिंग NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, पब्लिक सेक्टर बैंक। लोन इन्होंने इससे लिया। सैंक्शन डेट सो एंड सो, डेट ऑफ डिसबर्समेंट सो एंड सो, पर्पज ऑफ लोन, एक्विजिशन ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ
इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट ऑफ व्हीकल दे रखा है, लास्ट लाइन में लिखा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिडक्शन इफ एनी अवेलेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन द हैंड्स ऑफ एबीसीडी। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है एज्यूम दैट देयर हैज बीन नो प्रिंसिपल रिपेमेंट ड्यूरिंग 1920। तो आपको याद आया होगा सेक्शन हाउस प्रॉपर्टी के बारे में, हाउसिंग लोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन, दो लोन की बात करता हूं मैं। ठीक है, तो हाउसिंग लोन के बारे में मैंने आपको एक बार वीडियो में आप ध्यान से देखना, तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी 80E और 80EE अगर लोन 16-17 में सैंक्शन हुआ तो ये सेक्शन, और 19-20 में हुआ तो ये सेक्शन लगेगा। तो फिलहाल हमने इसमें मैक्सिमम में 19-20 वाला केस है। तो मैंने कहा था या तो ये कॉम्बिनेशन आएगा, ये कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है, आप अपने तरीके से करते क्वेश्चन बराबर होता। प्रोविजंस आप रिवाइज कर लेना, इस वीडियो में रिपीट नहीं करेंगे हम। अब आप देखिए कि सबसे पहली बात उसने लोन कितने का लिया फर्स्ट केस में, मिस्टर ए ने। अगर मैं मिस्टर ए की बात करता हूं, बी, सी और डी, आप 4 कॉलम बना के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, 4 असेसी है। तो हम पहले तो सेक्शन 24 लगाएंगे हाउस प्रॉपर्टी हेड में, और हाउस प्रॉपर्टी हेड में इंटरेस्ट ऑन लोन, हाउसिंग लोन अलाउड होता है, और इवन वहां तो अगर आपने रिलेटिव से लिया, फ्रेंड से, तो भी अलाउड होता है, बैंक से लो तो भी अलाउड होता है। ठीक है, वहां को इतनी कंडीशंस ज्यादा नहीं थी। तो फिलहाल तो यहां चलता हूं मैं। 43 लाख का लोन लिया इसने, 43 लाख का लोन लिया। कब लिया? तो इसी साल 1 अप्रैल 19 को लिया, और डेट ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन 1 मई। लोन सेंक्शन अप्रैल में हुआ, लेकिन डिसबर्स होना मतलब एक्चुअली आपने पैसा जो विड्रॉ किया वो मई में, तो इंटरेस्ट लगना तो मई से स्टार्ट होगा ना। तो जब इंटरेस्ट मई से स्टार्ट होगा तो फिर आपको इस साल, हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 1920 का, इस 1920 के तो 11 मंथ ही हो पाएंगे ना। ठीक है, कितने महीने होंगे? 11 महीने। तो 11 महीने का लोन लेंगे 9% से, 9% से। रेट ऑफ इंटरेस्ट लास्ट में दे रखी है। तो ये इंटरेस्ट टोटल मिला के हो गया 3,54,750। टोटल इंटरेस्ट 3 इतना हुआ। ठीक है, लेकिन क्या हम इतना डिडक्शन दे सकते हैं मिस्टर ए को? तो मिस्टर ए को हम इतना डिडक्शन नहीं दे सकते। हम इनको ज्यादा से ज्यादा सेक्शन 24 में कितना डिडक्शन दे सकते हैं? वहां मैक्सिमम एलिजिबिलिटी कितनी बनती है? वहां बनती है 2 लाख रुपए की। तो डिडक्शन सिर्फ कितना मिल पाएगा? 2 लाख का। लेकिन अब बाकी बचा हुआ डिडक्शन, तो बाकी बचा हुआ डिडक्शन आप ले सकते हैं सेक्शन 80EE में, और 80EE की कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। तो कंडीशन क्या थी याद करो आप, है ना, वो सब यहां रिवाइज नहीं करवाऊंगा मैं। कुल मिला के वहां सैंक्शन इंपॉर्टेंट था, सैंक्शन ड्यूरिंग द ईयर 1920। फिर मकान कितने का था, ये सब बातें आप वहां से रिवाइज कर लेना। वो सारी कंडीशन यहां फुलफिल हो रही है, इसलिए जो 3,54,750 और 2 लाख का जो डिफरेंस है 1,54,750, ये यहां एलिजिबल होगा। लेकिन यहां की आपको लिमिट याद होगी, प्रोविजन सामने रखना तो समझ में आएगा। यहां मैक्सिमम अलाउेबल कितना होता है? मैक्सिमम अलाउड होता है 1,50,000, 1,50,000, इस तरीके से। तो मिस्टर ए के केस में इस तरीके से सेक्शन 24 में एक डिडक्शन मिलेगा अप टू 2 लाख, और 80EE में मिलेगा 1,50,000। ऐसा ही आप बी का करेंगे। बी के केस में 45 लाख का लोन, 45 लाख का लोन है बी के केस में। अब बी के केस में भी क्या हुआ, लोन 45 लाख का है, वहां पर भी 11 मंथ का निकलेगा 9% से, वहां 3,71,250। लेकिन फिर इसमें से 2 लाख रुपए का डिडक्शन तो आपको मिल जाएगा अंडर सेक्शन 24 हाउस प्रॉपर्टी हेड में। बचा हुआ 80EE में आएगा या नहीं आएगा? तो 80EE में आने के लिए कंडीशंस होना चाहिए, और कंडीशन ये है, आप सॉल्यूशन में भी नीचे देख सकते हैं कि 80EE इज नॉट परमिसिबल सिंस लोन इज टेकन फ्रॉम NBFC एंड स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एग्जिट्स 45 लाख। 2 रीजन है। तो जितनी भी कंडीशन थी, उस कंडीशन में ये था कि आप बैंक से ले सकते थे लोन, शेड्यूल्ड बैंक, कमर्शियल बैंक, प्राइवेट या पब्लिक, कोई सी बैंक से ले सकते थे लोन।
ठीक है, एनबीएफसी से भी नहीं ले सकते। और दूसरी बात है कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कैन नॉट एग्जिट 45, वहां शर्त में ऐसा लिखा था, जबकि यहां तो 42 लाख से ज्यादा है, इसलिए यहां पर 80 का एलिजिबिलिटी नहीं बनेगी। ऐसे सी केस में देखें, सी केस में जो लोन है 20 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 11 मंथ, तो 1.5 लाख तो ये सेम एज इट इज इसी तरीके से आ जाएंगे। सी केस में देखिए, सी केस में सी केस में और डी केस में हाउसिंग लोन तो दिख ही नहीं रहे। सी और डी के केस में तो मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल पर लोन दिखना है, इसलिए हाउस प्रॉपर्टी हेड की तो बात ही नहीं होगी, हाउस प्रॉपर्टी हेड की बात नहीं होगी। सी और डी के केस में जो लोन है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर, और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर एक नया सेक्शन आया था 80EE-B, याद करो। तो वहां पर अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन लिया है तो लोन पर इंटरेस्ट जो भी बन रहा है आपका, पहले तो वो कैलकुलेट करें। वो कैलकुलेट करते हैं तो आ रहा है 183,333। अब याद करो वहां लिमिट थी मैक्सिमम अप टू ₹1,50,000, थी ना, तो 80C में ऐसा हो गया, सॉरी 80EE-B में सी के लिए ऐसा हो गया। अब मिस्टर डी ने भी लोन लिया, लेकिन लोन कब का होना चाहिए? आप डी केस में ध्यान से देखेंगे तो अपनी बात हुई थी कि 80EE-B का रूल्स देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ लोन सैंक्शन बिटवीन 2019 टू 2023, इस बीच होना चाहिए। 1 अप्रैल 19 से लेके 1 अप्रैल 19 से लेके तो 31 मार्च 23 तक लोन सैंक्शन होगा तो यहां पर अलाउड होगा। लेकिन आप ध्यान से देखें तो यहां इसने लोन 2 दिन पहले यानी 30 मार्च 19 को लोन किया है, इसलिए इसके लिए 80EE-B का डिडक्शन नहीं मिलेगा, नॉट एप्लीकेबल। क्लियर? ये चारों का ABCD चारों का डाउट आपको मैंने क्लियर कर दिया। क्वेश्चन नंबर सॉरी इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14, 15, 16, सॉरी ये 4 आप ना करें अभी, ठीक है, क्योंकि ये चारों 80G या दूसरे सेक्शन से रिलेटेड है, तो जब हम वो सेक्शन समझाऊंगा मैं तब करवाऊंगा। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 17 पर। इलस्ट्रेशन 17 में मिस्टर ए रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 61 ईयर, सीनियर सिटीजन है, 61 ईयर। सीनियर सिटीजन के लिए मैंने आपको इंटरेस्ट के बारे में सेक्शन 80TTB बताया था, 80TTA सबके लिए बताया था, लेकिन 80TTB स्पेशली सीनियर सिटीजन, ठीक है। और एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम FD, सेविंग और RD अकाउंट। तो यहां पर लिखा है अर्न बिजनेस इनकम 135, लॉटरी इनकम 120 ड्यूरिंग द ईयर। He also has interest on fixed deposit 30,000 with banks. He invests an amount of 115 PPF account. What is the total income? तो सपोज कंप्लीट क्वेश्चन आ गया इतना सा, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे तो टोटल इनकम निकालेंगे, सारा हेड वाइज पहले GTI तक आते हैं। उसके लिए नंबर 1 बिजनेस इनकम है इसकी। बिजनेस इनकम इनकी कितनी है? 135, ठीक है। लॉटरी इनकम कहां थी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में। लॉटरी इनकम 120 ग्रॉस ही है। इसमें से कोई TDS अगर हुआ होता तो उसको ग्रॉस अप करने का तरीका बताया था, डिवाइड 70 इंटू 100, अगर नेट अमाउंट दिया होता तो। बट फिलहाल तो ग्रॉस अमाउंट ही दिया है, इसलिए ग्रॉस लेंगे। और एक बात याद दिला दो, इसमें से कोई भी एक्सपेंडिचर माइनस नहीं होते हैं।
नहीं किसी तरह का डिडक्शन माइनस होता है, याद करना। मैंने आपको सेक्शन 58 बता रखा है, सेक्शन 58 के हिसाब से लॉटरी में से, इवन मैंने कहा था लॉटरी टिकट का जो टिकट का खर्चा हुआ वो तक माइनस नहीं हुआ, फुल्ली एंड एक्सक्लूसिव एक्सपेंसेस, तो कुछ और तो माइनस हो ही नहीं सकता ना इसमें, ठीक है। फिर इनके अदर सोर्सेज में एक और एफडी इंटरेस्ट की इनकम है, एफडी इंटरेस्ट इनको मिला 30,000, ठीक है। इस तरह से इनकी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 2,85,000 GTI। ये कंप्लीट क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो इस तरीके से। फिर इनको चैप्टर 6A में डिडक्शंस देते हैं। डिडक्शंस में एक तो एटीसी इन्होंने पीपीएफ अकाउंट में जमा करवाए पैसे, कितने जमा करवाए, 1,50,000 पीपीएफ अकाउंट में, ठीक। ज्यादा भी करवाता तो एटीसी में 1,50 से ज्यादा डिडक्शन मिलता ही नहीं। और दूसरा एटीटीटीबी एफडी इंटरेस्ट, एफडी इंटरेस्ट 30,000 है, तो क्या 30,000 पूरा लिख सकता हूं, याद करो। एटीटीबी में मैंने एक मैक्सिमम लिमिट दे रखी है आपको 50,000 तक, तो 50 से तो कम ही है, इसलिए पूरे 30,000 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आया 1,80,000। इतना डिडक्शन आप दे सकते हो एटीसी, और भी सेक्शन होते हैं सारे। लेकिन एक बात और बता दूं मैं कि जब ये सेक्शंस बाहर लिखो ये डिडक्शंस, तो ये डिडक्शंस आप जीटीआई में से दे सकते हो, ठीक है, लेकिन लॉटरी में से नहीं दे सकते। तो आप ध्यान से देखो, अगर लॉटरी को छोड़ देता हूं मैं तो फिर इसकी इनकम तो 165 ही, तो इसलिए मैं मैक्सिमम कितना लिख सकता हूं बाहर, 165। ये सारे डिडक्शन की बात कर रहा हूं, एटीसी से लेके यू तक जितने बताए मैंने आपको सारे, चाहे वो इनकम बेस्ड हो या एक्सपेंडिचर बेस्ड हो। इसलिए इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन आया होगा कि बाहर सर 165 क्यों लिखे। तो अगर यहां पर लॉटरी की जगह कोई और इनकम होती, रॉयल्टी वगैरह किसी और चीज की इनकम होती, तो बराबर में 180 बाहर लिख सकता था, ठीक है, क्योंकि ये भी विद इन लिमिट है और ये भी विद इन लिमिट है। इसकी लिमिट 50,000 है, इसकी लिमिट एटीसी की 1.5 लाख है, लिमिट में है। बट प्रॉब्लम ये आ गई कि इनकम ही नहीं है इतनी, तो इनकम से ज्यादा डिडक्शन कैसे हो सकता है, इसलिए इस तरीके से, ठीक है। ये बचा 1,20,000, क्लियर। ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। 18th आप लोग कर लेना, ये भी बड़ा क्वेश्चन है 18th, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए सारे क्वेश्चन करना जरूरी होते हैं। अब आप आएंगे क्वेश्चंस पर, यानी बाहर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें आप क्या करना है एक्सरसाइज में, कि जो 80G से रिलेटेड क्वेश्चन है, मान लो किसी में 80G आ गया, तो आप 80G का डिडक्शन कितना होगा वो आप बुक में से भी सॉल्यूशन में से देख लेना कि 80G का इतना डिडक्शन, सीधे उसको उठा के अमाउंट लिख देना। वो आया कैसे, कैलकुलेट कैसे हुआ, उसके वर्किंग नोट मत चेक करना, क्योंकि मैंने 80G बिल्कुल नहीं समझाया, ठीक है। 80G को छोड़ के बाकी डिडक्शंस आप अपने तरीके से करें, क्वेश्चन बराबर होगा। उसके बाद भी कोई डाउट आते मुझे बताएं, ठीक है। ये स्टडी मटेरियल के डाउट भी लगभग कंप्लीट हुए, ठीक। थैंक यू।